गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम में स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और मैं डॉक्टर संजय अत्री आपका स्वागत करता हूं। एक बार सभी सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एक बार सभी सेशन को बच्चों लाइक एंड शेयर करिए, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें बच्चों कि ये हमारा ऐप है डॉक्टर संजय अत्री एजुकेशन के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए, आप नाम डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, और ये चीज़ें डाल के आप जो है रजिस्टर हो सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि आपके लिए जो बैचेज हैं उसमें आपकी नेट जेआरएफ की एक बैच हमारी है जो कंप्लीट हो चुकी है लगभग। जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ क्लासेज इसमें बची हुई हैं, और ये बैच आपको मिल जाएगी 5999 में विद टेस्ट, ठीक है। टेस्ट के साथ जो है, और आपके कंटेंट और प्रैक्टिस के साथ, ठीक। 18 मंथ की इसकी वैलिडिटी है। और इससे पहले ये कुछ दिनों के लिए ऑफर था। यहाँ पे आप जीआईसी, जीडीसी, पीजीटी की बैच आप ले सकते हैं। इसका चार्ज बच्चों केवल और केवल जो है 4000 है, ठीक है। इसका चार्ज जो है केवल क्या है, 4000 इसका चार्ज है, ठीक। आप उत्तर प्रदेश में लेक्चरर की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। दूसरा, आप हरियाणा की जो बैच है इसका प्री कंप्लीट हो चुका है, और इसकी मेंस की क्लास स्टार्ट होनी है। इसकी मेंस की क्लासेस स्टार्ट होनी है, ठीक है। और ये बैच भी आपको जो है अभी 6000 की है, तो इसे भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाह रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि नहीं आपको एक साल में या आपके सामने जो भी एग्ज़ाम है उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, ठीक, तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न है, हथनौरा का मानवशय जीवाश्म कौन सा है। यानी कह रहा है कि होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, होमो सेपियंस और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि जो हथनौरा से जो मानव जीवाश्म पाया गया है, ठीक है, उस मानव जीवाश्म में मनुष्य का जो है कौन सा प्रमाण है, यानी मानव की कौन सी वैरायटी है निर्जातीय लेवल पर, ठीक है। बताइए बच्चों, क्या इसका आंसर होगा, बोलिए। देखिए, चलिए मैं बताता हूं आपको कि यहां पर देखिए हथनौरा ये कहाँ है। हथनौरा आपके एमपी में नर्मदा घाटी में है। कहां पर है, एमपी के नर्मदा घाटी में है। और एमपी के नर्मदा घाटी में जो उत्खनन कार्य हुआ है, वह उत्खनन किसने किया है, तो अरुण सोनकिया ने। यानी किसने खोजा, अरुण सोनकिया ने। अरुण सोनकिया द्वारा जो है ये क्या किया गया है, खोजा गया है। और वैसे यहां जो मानव की प्रजाति मिली है वो होमो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस। और जब आप मानव विकास आप पढ़ते हैं तो मानव विकास में जो है आप देखेंगे सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस आता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। ये क्या है, ये आपका जो है आदि पूर्वज है। मनुष्य का विकास यहीं से क्या होता है, शुरू होता है। तो ये मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। फिर इसके बाद आपका आता है होमो हैबिलस। होमो हैबिलस, होमो हैबिलस को आप क्या कहते हैं, कारीगर मानव कहते हैं। इसे आप क्या बोलते हैं, तो कारीगर मानव। इसे आप कारीगर मानव कहते हैं, क्योंकि सबसे पहली बार इसी ने पत्थर तोड़ा, और पत्थर तोड़कर इसने क्या किया, शिकार करना शुरू किया, होमो हैबिलस। होमो हैबिलस के बाद आपका आता है आपका नियंडरथल मानव। तो नियंडरथल जो है, नियंडरथल घाटी है आपके जर्मनी में, तो वहाँ का जो मानव है वो नियंडरथल मानव। इससे क्या होता है, मानव संस्कृति का प्रारंभ होता है, ठीक है, मानव संस्कृति। इसके बाद आपका क्या है, होमो इरेक्टस है। होमो इरेक्टस जिसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जावा, पीकिंग, तरह तरह के। ये आपका जो है होमो इरेक्टस के बाद आपका होमो सेपियंस है, जो निकटतम पूर्वज माना जाता है मानव का, होमो सेपियंस। तो ये आपके मानव का एक क्या है, एक विकास क्रम है, ठीक है। ये आपका क्या है, निकटतम पूर्वज है, यानी जो जिसका सबसे बड़ा कपाल था, सबसे ज्यादा जो है ज्ञानी पुरुष, इसी को प्रज्ञ मानव भी आप कहते हैं। होमो सेपियंस को आप क्या बोलते हैं, प्रज्ञ मानव बोलते हैं इसको। दैट्स नेम इज द प्रज्ञ मानव, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़े तो इसमें आपका जो है ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, समाधान प्रचलन शुरू किया गया है होमो सेपियंस के द्वारा, होमो इरेक्टस द्वारा,
होमो निएंडरथल द्वारा और होमो हैबिलस द्वारा, यानी किस मानव ने पहली बार जो है समाधान प्रक्रिया को क्या किया, प्रारंभ किया। मैंने थोड़ा सा हिंट आपको अभी मैंने दे दिया था, ठीक है, उसके बेस पर आप ये बता सकते हैं, ठीक है। बोलिए जल्दी करिए कि किस मानव का या किस मानव के द्वारा सबसे पहली बार जो है समाधान प्रक्रिया को क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। सबसे पहली बार किस मानव ने। और आपको बता दें समाधान प्रक्रिया क्या है, ये भाई आपकी यही प्रक्रिया तो आपको जानवर से अलग करती है। समाधान प्रक्रिया जो है ये आपकी संस्कृति का अंग है। समाधान प्रक्रिया यानी डेथ होने के बाद क्या करना, दफनाना। तो समाधान प्रक्रिया जो है ये आपकी क्या है, आपकी संस्कृति है। आपकी क्या है, ये संस्कृति है समाधान प्रक्रिया, ठीक है। ये आपकी बच्चों क्या है, आपकी संस्कृति, आपका कल्चर है। दूसरी चीज ये कि अब इसको शुरू किसने किया, तो मैंने आपको बताया कि भाई निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव के द्वारा इसे क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। और ये मानव कहां पाया गया, जर्मनी में। अगर हम भारत के संदर्भ से देखें तो ये मानव जो है आपके मध्य पाषाण काल का माना जाएगा, ठीक है, मध्य पाषाण काल का, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, जब 11 को मिलेगा वहां पे तो देख लेंगे, ठीक है। ये कितने का, ये कितने का पड़ा, ठीक है मैं चलिए ठीक है, नीचे का बस तो ठीक, मैं करता हूँ कि क्लास में करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो है कि समाधान प्रचलन जो है ये कह रहा है, हाँ मैंने बात किया कि भाई ये भारत में जो है मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल का माना जाएगा। तो वो मानव आपका होमो निएंडरथल मानव है, ठीक है। और आप जानते हो इसको इसको ये कहाँ से पाया गया है, ये हथनौरा से मिला है, ठीक है, भारत में। और ये जो है महाराष्ट्र के बोरी से मिला है, महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान से, ठीक है। ये 14,000 बीसी प्राचीन है, ठीक, 14,000 बीसी प्राचीन। अगला, 18वीं सदी के दौरान भारतीय विद्वान 18वीं सदी के दौरान भारतीय विद्वान पश्चिमी साहित्य के समृद्ध भंडार के निकट संपर्क में आए, ठीक है। कारण दे रहा, स्थानीय भाषा के विकास के संबंध में भारतीय विद्वानों ने नवीन विचार, नवीन साहित्यिक विधाएं, नई विधियां तथा तकनीक ग्रहण की। अब आपको ये कमेंट करना है, बताना है कि भाई ए सही है, कथन कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है, कि बी सही है, कि सी सही है, या डी सही है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से देखने के बाद फिर आप आंसर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि 18वीं सदी के दौरान यानी मॉडर्न इंडिया में भारतीय विद्वान पश्चिमी साहित्य के समृद्ध भंडार के निकट संपर्क में आए, ठीक है। स्थानीय भाषा के विकास के संबंध में भारतीय विद्वानों ने नवीन विचार, नवीन साहित्यिक विधाएं, नई विधियां तथा तकनीक ग्रहण की, ठीक है। अब आपको ये जवाब देना है कि इसका क्या आंसर होगा, बताइएगा। आपको जवाब देना है इसका क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका।
देखिए, कह रहा 18वीं सदी के दौरान भारतीय विद्वान, ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहा है कि भारतीय विद्वान पश्चिमी साहित्य के समृद्ध भंडार के निकट संपर्क में आए। पश्चिमी साहित्य, अब आपको पता है कि 1784 में 1784 में विलियम जोन्स ने क्या किया था? विलियम जोन्स, इनके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की क्या की गई? स्थापना, जिसमें भारतीय साहित्यों का अनुवाद शुरू हुआ। अब जब ये भारतीय साहित्य का अनुवाद होना शुरू हुआ, ठीक है, तो भारतीय साहित्य का अनुवाद जो मूलतः क्या थे? संस्कृत में थे, तो ये अंग्रेजी में भी हुए और क्षेत्रीय भाषाओं में भी हुए। क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी किए गए, अंग्रेजी में भी किए गए। तो अंग्रेजी में होने से क्या है कि जो भारत में युवा मध्य वर्ग था, जो अंग्रेजी भाषा से परिचित था, उसे यूरोप के साहित्य से जुड़ने का, वहां की चीजों को समझने का क्या मिल गया? मौका मिल गया। और जब भारत के संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में हुआ, तो क्षेत्रीय भाषाओं में होने से क्या हुआ कि स्थानीय भाषा के विकास के संबंध में भारतीय विद्वानों ने नवीन विचार, तब भारतीयों को नए ज्ञान प्राप्त हुए। ठीक है, उनको पता चला कि भगवत गीता, वेद, अन्य साहित्यों में क्या बातें कही गई हैं। अब यहां से साहित्य की विधाएं विकसित होगी, विधि और तकनीक, ये सारी चीजें जो है तब हो पाई जब हमारे जो मूल ग्रंथ थे, मूल एपिक्स जो थे, वो लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट होने शुरू हुए, तो इन चीजों का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला आंसर आपको यहां पे राइट मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसके लेखन में विकास के सिद्धांत को आधार मिला? मध्यकालीन चर्च इतिहासकार, 18वीं सदी के प्रमुख इतिहासकार, 19वीं सदी के राष्ट्रवादी इतिहासकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। कह रहा है किसके लेखन में विकास के सिद्धांत को आधार मिला, यानी किसने जो है विकास यानी डेवलपमेंट की थ्योरी को बेस बनाया अपने लेखन कला का। ठीक है, अपने लेखन कला का बेस जो है किसने बनाया, या किसने जो है अपनी लेखन कला के माध्यम से विकास पर जोर दिया। ठीक है, ये बताया कि समस्याएं क्या हैं समाज की, और उन समाज की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखने की कोशिश किया, ताकि सरकार क्या करे? डेवलपमेंट कर सके या डेवलप करने की कोशिश कर सके। ठीक है, बताइएगा क्या आंसर होगा। देखिए मैं बताता हूं बच्चों, 18वीं सदी के जो प्रबुद्ध इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या किया? विकास के सिद्धांत को अपनाया। ठीक है, तो यहां पे बी आंसर आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए, मध्यकालीन चर्च के इतिहासकार जो थे, इन्होंने धर्म को अपना मूल विषय बनाया था, धर्म को विषय बनाया अपने लेखन का। ठीक है, और 19वीं सदी के जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, इन्होंने राजनीति और राष्ट्रवाद को आधार बनाया, राजनीति एवं राष्ट्रवाद। तो जो 18वीं सदी के जो प्रबुद्ध इतिहासकार थे, उन्होंने उस समय विकास के सिद्धांत को क्या बनाया? आधार। सॉरी, कहां पर सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? जोधपुर, बहादुराबाद, सईपई और गुनगेरिया, और गुनगेरिया। बोलिए।
क्या आंसर होगा इसका? कहां पर बच्चों सबसे ज्यादा जो है ताम्र संचय मिला हुआ है? देखिए, आपको पता है तांबा बच्चों राजस्थान में एक तो स्थान है गणेश्वर, राजस्थान में कहां पर? गणेश्वर, लेकिन गणेश्वर इस विकल्प में है नहीं, ठीक है। तो यहां पे जो आपका राइट आंसर है वो है गुनगेरिया। गुनगेरिया कहां पे है? एमपी में। तो एमपी में पड़ता है। यहां से 401 जो है वो तांबे के टूल्स पाए गए हैं। क्या मिले हैं? तांबे के टूल्स, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि गुनगेरिया से जो है केवल तांबे के टूल्स ही नहीं बल्कि चांदी के भी पाए गए हैं, ठीक है। चांदी के हथियार भी यहां से मिले हैं, यहां से चांदी के हथियार भी क्या किए गए? पाए गए हैं। तो यहां पे राइट आंसर आपका क्या होगा? शी। अच्छा, दूसरी चीज, यहीं से आपका गैरिक मृदभांड के भी प्रमाण मिले हैं। गैरिक मृदभांड के प्रमाण भी यहां से आपको पाए गए हैं। गैरिक मृदभांड, ठीक है, ओसीपी, ठीक। तो आपका यहां पे डी आंसर राइट आंसर होगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना। मोहनजोदड़ो, घोड़े की मूर्ति, लोथल, मृ आरा पहिया, हड़प्पा, घोड़े का जीवाश्म, पिराक, यज्ञवेदी। अब देखो ये थोड़ा सा रिपीटेड है, आपको याद होगा मैं इस तरह का क्वेश्चन करा चुका हूं, मैंने इस तरह का क्वेश्चन कराया हुआ है। तो ये आपका रिपीटेड प्रश्न लग रहा है, बताइएगा। बोलिए क्या आंसर होगा इसका? घोड़े की मृण मूर्ति, लोथल, मृयारा पहिया, हड़प्पा, घोड़े का जीवाश्म, पिराक, यज्ञवेदी। बोलिए। देखिए, मोहनजोदड़ो हो गया आपका, लोथल हो गया, हड़प्पा हो गया और पिराक हो गया, ठीक है। अब यहां पे अगर आपको मैच कराना हो तो घोड़े का जीवाश्म जो है, आपको पिछली क्लास में याद होगा मैंने आपको बताया था कि वो कहां से पाया गया है? आपके मोहनजोदारो से, ठीक है। अगर एक भी आपको याद है तो उससे भी आप मैच करा सकते हैं, है कि नहीं। तो घोड़े का जो जीवाश्म है वो आपको मिला कहां से? तो घोड़े का जीवाश्म आपको मिला आपके जो है मोहनजोदारो से, ठीक है। घोड़े का जीवाश्म मोहनजोदारो से। और ए का हो गया आपका 3, तो ए का अगर 3 है, ठीक है, तो लोथल से आपकी, लोथल से बच्चों आपकी क्या मिला है? एक मिनट, यज्ञवेदी भी दिया हुआ है ना। घोड़े की मृण मूर्ति, जीवाश्म, यज्ञवेदी, यज्ञवेदी आपकी, यज्ञवेदी जो है एक सेकंड, इसको ऐसे लीजिए ना। ये मोहनजोदड़ो से जो है, मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्ति है, ठीक है। और लोथल से आपकी हो गई यज्ञवेदी, हड़प्पा से आपकी हो गई पहिया और पिराक से हो गया घोड़े का जीवाश्म। तो इसके अनुसार आपका होना चाहिए 1, 4, आपका बी आंसर होना चाहिए, ठीक है। घोड़े का जीवाश्म नहीं, घोड़े की मृण मूर्ति है, ठीक है। याद करिए, मैं भी भूल गया था। घोड़े की मृण मूर्ति कहां से है? मोहनजोदारो से, ठीक है। लोथल से आपकी यज्ञवेदी हो गई। यज्ञवेदी हालांकि कालीबंगा से भी है, यज्ञवेदी जो है आपके कालीबंगा से भी है, जहां से 7 यज्ञवेदियां पाई गई हैं। कितनी? 7। कालीबंगा से जो है 7 अग्निवेदियां पाई गई हैं, ठीक है। चलें आगे।
अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पीय संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं है? यानी किसने ये कहा कि भाई पश्चिमी सभ्यता की वजह से सिंधु सभ्यता का विकास नहीं हुआ, बल्कि सिंधु सभ्यता का जो डेवलपमेंट हुआ वो यहाँ के लोगों की वजह से हुआ। ठीक है, हड़प्पी संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ, ठीक है, अपने आप हुआ जो है। ये कौन मानता है? ठीक है, ये किसका सिद्धांत है? दयाराम साहनी का, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, किसने ये माना? अब आप जानते हैं जैसे आपके मार्टिन व्हीलर साहब हैं, तो मार्टिन व्हीलर का ये कहना है कि नहीं ये तो सुमेरियन सभ्यता की देन है। मार्टिन व्हीलर क्या कहते हैं? तो मार्टिन व्हीलर कहते हैं कि ये सुमेरियन सभ्यता की क्या है? सुमेरियन सभ्यता की देन है। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता की देन है। ये आपकी सुमेरियन सभ्यता की क्या है? देन है। बोलिए बच्चों, क्या आंसर होगा इसका? इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है आपके उस समय के जो पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। ठीक है, पुरातत्व विभाग के निदेशक कौन थे उस समय? पुरातत्व विभाग के निदेशक आपके जॉन मार्शल महोदय थे। जॉन मार्शल ही आपकी सिंधु सभ्यता का क्या करते हैं? नामकरण भी करते हैं। ठीक है, और माना जाता है कि जो जॉन मार्शल महोदय हैं, ठीक, ये जो है आपके पुरातत्व विभाग के क्या थे? निदेशक थे जब इसका उत्खनन कार्य शुरू हुआ। पुरातत्व विभाग के निदेशक, ठीक है, और इन्होंने ही सिंधु सभ्यता का नामकरण भी किया था। सिंधु सभ्यता का नामकरण इन्होंने किया, इन्होंने नामकरण किया। साथ साथ जो है आपके मोहनजोदड़ो के स्नानागार को इन्होंने खोजा। मोहनजोदड़ो के स्नानागार, मोहनजोदड़ो का स्नानागार, ठीक है, मोहनजोदारो का स्नानागार इन्होंने क्या किया? खोजा। मोहनजोदड़ो का स्नानागार इन्होंने क्या किया? खोजा। और दूसरी चीज ये कि जो है तो इसका राइट आंसर बच्चों आपका क्या हो जाएगा? और ये तो आप जानते हैं कि भाई इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किया है इन्हीं के नेतृत्व में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वो किसके नेतृत्व में? राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी के नेतृत्व में। बहुरूपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखी प्रमाण कहाँ मिलता? बैक्ट्रिया से, इराक से, ईरान से और सीरिया से। तो बहुरूपीय भाषा, ठीक है, बहुरूपीय भाषा परिवार का सबसे प्राचीनतम जो प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है? ये आपको बच्चों बताना है। बहुरूपीय भाषा परिवार का सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? चलिए बताइए फटाफट, जल्दी करिए। बोलिए बच्चों।
बोलिए जल्दी, क्या आंसर होगा इसका? देखिए, भारूपीय भाषा परिवार का सबसे जो प्राचीनतम अभिलेख एक दिन पढ़ाया था मैंने, वो बच्चों कहाँ से मिलता है? इराक से। ठीक है, और ये आपका 1600 बीसी क्या है? प्राचीन है। इसको कहते हैं बच्चों आपका कस्साइट अभिलेख। कौन सा अभिलेख? कस्साइट अभिलेख। इसे कस्साइट अभिलेख कहा जाता है। और यह जो है आपका जो सीरिया में है बच्चों, कहते हैं कि सीरिया में जो है, सीरिया में आपके मितत्रीय अभिलेखों में आर्य नामों की जो चर्चा है वहाँ भी की गई है। सीरिया में एक अभिलेख है आपका मितत्रीय अभिलेख। ठीक है, मितत्रीय अभिलेख, यहाँ पर जो है आर्यों के नाम की चर्चा की गई है। ठीक है, इसके बाद आपका 1400 बीसी का आपका जो है बोगजकोई अभिलेख है। बोगजकोई अभिलेख, जहाँ पर जो है बच्चों आपके चारों देवताओं का नाम आता है, जिसमें आपका इंद्र है, आपके मित्र हैं, वरुण हैं और नासत्य हैं। ये चार देवता हैं जिनकी चर्चा यहाँ पे की गई है। लेकिन जब बात आती है भारूपीय भाषा का, तो भारूपीय भाषा में आपकी कौन कौन सी भाषा है? आपकी ग्रीक भाषा हो गई, ठीक है, आपके मिस्र की भाषा हो गई, आपकी संस्कृत भाषा हो गई, ठीक है, आपकी लैटिन भाषा हो गई। ये सभी जो है आपकी क्या है? ये आपकी भारूपीय भाषा परिवार में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन भाषाओं का सबसे पहला उपयोग जो है वो कस्साइट अभिलेख में है, जो ईरान का है। ठीक है, कहाँ का है? ईरान का। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया? वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि और भारद्वाज। ठीक है, गायत्री मंत्र का ओम भू भूर्भुवः स्वाहा, ठीक है, ये मंत्र संकलित करने का काम सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? कमेंट करिए, जल्दी करिए। बोलिए जल्दी करिए बच्चों। देखिए, कहते हैं कि ऋग्वेद में जो तीसरा मंडल है, थर्ड मंडल, थर्ड मंडल, ठीक, थर्ड मंडल है, और थर्ड मंडल जो है, इस थर्ड मंडल से सबसे पहला इस थर्ड मंडल के मंत्रों का निर्माण किसका है? तो विश्वामित्र का है। ठीक है, विश्वामित्र का है। और विश्वामित्र ने जो है तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र की क्या की है? रचना की है। गायत्री मंत्र की रचना की है। दूसरी चीज ये जो है कि यहाँ पे जो गायत्री मंत्र है वो सविर्त देवता की उपासना के लिए, यानी सूर्य की उपासना के लिए है। ठीक है, ये सूर्य की उपासना के लिए है। तो इसका निर्माण किसने किया है? विश्वामित्र ने। वशिष्ठ जो है ये आपके 7वें मंडल से हैं, 7वें मंडल, जिसमें जो है आपके दासराग युद्ध की चर्चा है, दासराग्य युद्ध की चर्चा की गई है। अत्रि जो है ये आपके 5वें मंडल के हैं, 5वें मंडल के मंत्र का निर्माण। भारद्वाज जो है ये आपके 6ठे मंडल के मंत्र का निर्माण। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग पद्य रचना से जुड़ा है? ठीक है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त और छंद। ठीक है, इसके अतिरिक्त दो और होते हैं, वो है आपका ज्योतिष और व्याकरण। ज्योतिष एवं व्याकरण। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। वेदांगों की संख्या टोटल कितने वेदांग हैं? टोटल आपके वेदांग हैं 6। ठीक है, टोटल वेदांग कितने हैं? 6 हैं। तो इसमें कौन सी है जो है जो पद्य में भी है? और आसानी से आप पकड़ सकते हैं, आसानी से बच्चों आप पकड़ सकते हैं इसे। आसानी से बच्चों पकड़ सकते हैं। बोलिए फटाफट, कमेंट करिए।
देखो सीधी सी बात है बच्चों, जब आप वेदांग पढ़ते हैं तो वेदांगों में जब आप देखेंगे तो जो शिक्षा है, शिक्षा जो है ये शुद्ध उच्चारण का काम करती है। शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा का प्रयोग किया गया। इसके बाद जो आपका कल्प है, इसमें कर्मकांडी विधि है, कर्मकांडीय विधि। निरुक्त जो है, शब्दों की उत्पत्ति इसी से मानी गई है। शब्दों की उत्पत्ति निरुक्त से होती है। इसके बाद आपका बच्चों क्या है, व्याकरण हो गया। व्याकरण जो है ये शब्द की शुद्धता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। छंद हो गया और ज्योतिष हो गया। छंद, आप देखिए छंद का जो निर्माण है ये बच्चों पद्य से होता है, ठीक है। छंद का निर्माण किससे होता है? पद्य से होता है, ठीक। तो छंद में जो है पद्य, जो मंत्र होते हैं, ठीक है, मंत्र जो होते हैं वो मंत्र जो है मूलतः पद्य में होते हैं। तो वो किससे बनते हैं? छंद से बनते हैं। तो आपका डी आंसर यहां पे राइट होगा। यूनानी अधिवास बुकेफला कहां पर है? यूनानी अधिवास बुकेफला रावी पर, चिनाब पर, झेलम पर, सिंधु पर, किस पर है? बुकेफला जो है ये कहां पर है? देखो बच्चों, आपको पता है कि जिस सिकंदर जब हिंदुस्तान आया था तो सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना किया था, ठीक है। एक उसने नगर बनाया था बच्चों निकया, और दूसरा बनाया था उसने बुकेफला। बुकेफला। तो निकया को ही हम क्या कहते हैं? विजयनगर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? विजयनगर। बुकेफला जो है उसके घोड़े का नाम भी है, घोड़े का नाम भी है, ठीक है। तो ये जो बुकेफला है ये नगर उसने झेलम नदी के तट पर बनाया था, झेलम नदी के तट पर। और विजय के उपलक्ष्य में उसने किसको बनाया? निकाया को। विजय के उपलक्ष्य में उसने निकाया नगर बनाया था, विजय के उपलक्ष्य में। तो यहां पे आपका झेलम आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए? इंडो यूनानी, सातवाहन, कुषाण और गुप्त। किसने सबसे ज्यादा जो है तांबे के सिक्कों को क्या किया? जारी किया। तांबे के सिक्के सबसे ज्यादा जो है किसके द्वारा जारी किए गए? बोलिए, तांबे के सिक्के सबसे ज्यादा किसके द्वारा जारी किए गए? अब ये जो तांबे के सिक्के बच्चों, ठीक है, ये तांबे के सिक्के जो है ये जारी किए गए किसके द्वारा सबसे ज्यादा? तो वो है कुषाणों के द्वारा। अच्छा, कुषाणों के द्वारा ध्यान दीजिएगा, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के भी इन्हीं के थे। शुद्ध सोने के सिक्के जो 124 ग्रेन के होते थे, बेहतर क्वालिटी के, सबसे बेहतर क्वालिटी के सिक्के 124 ग्रेन के किसके थे? इनके थे। सोने का सिक्का इन्होंने जारी किया, और चांदी का सिक्का जारी किया, और तांबे का सिक्का जारी किया, ठीक है, कुषाणों ने। कहते हैं इनकी मुद्राओं पर, जैसे खास तौर से आप देखोगे कुषाण शासकों की मुद्राओं पर बुद्ध की मूर्ति, स्तूप का चित्र, आपका ताड़ का वृक्ष, ताड़ का वृक्ष ये कनिष्क के सिक्कों पे था। आपका चंद्रमा का, वो चंद्रमा का चित्र, आपके सूर्य का चित्र। इसके बाद जो इनकी उपाधियां हैं, ठीक है, जैसे विष्णु की चतुर्भुज हो गई, या माहेश्वर की उपाधि हो गई, बिमकटफिसस की थी, ठीक है। इस तरह से इनकी उपाधियां भी इनकी मुद्राओं पर दी गई हैं। गुप्तों ने दिनार नाम की मुद्रा जारी किया था सोने की। सर्वाधिक सोना की मुद्रा इनके समय थी, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जो है वो इनके द्वारा जारी की गई। सातवाहनों ने जो है पोटीन, पोटीन मतलब होता रद्दी चांदी, पोटीन हो गया, शीशा हो गया,
चांदी हो गया, इनकी मुद्राएं जारी की। किसकी नहीं किया? तो सोने की। स्वर्ण मुद्रा नहीं थी इनकी, स्वर्ण मुद्रा नहीं थी। और जो हिंद यूनानी थे, इन्होंने सबसे पहले आहत सिक्के जारी किए। आहत सिक्के सबसे पहले किसके द्वारा जारी किए गए? इनके द्वारा, ठीक है, जो किसके थे? चांदी के। इनको आप पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। भारत में सबसे पहले धातु मुद्राएं जारी करने का श्रेय वो किसको जाता है? तो वो हिंदीवन शासकों को जाता है। हिंदीवन शासक दैट मीन्स जो है इंडो यूनानी शासक, ठीक है, ये आपके क्या है? इंडो यूनानी शासक। चालुक्य मंदिर, उसके निर्माता ब्रह्म मंदिर, त्रैलोक्य महादेवी, और उच्चीमल्ल मंदिर, लोक महादेवी, विरूपाक्ष मंदिर, और आपका जो है विनयादित्य, मल्लिकार्जुन मंदिर और विजयादित्य। ये आपको बताना है कि क्या आंसर है। ब्रह्मा मंदिर हो गया आपका, हुच्चीमल्ल मंदिर हो गया, विरूपाक्ष मंदिर हो गया, मल्लिकार्जुन मंदिर हो गया। ये किसने किसने बनाया है? किसके किसके द्वारा बच्चों ये बनवाया गया है? ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है कि किसने किसने इस मंदिर का क्या किया है? निर्माण किया है। देखिए, ब्रह्म मंदिर तो बच्चों फेमस मंदिर है। ब्रह्मा मंदिर जो है, तो ब्रह्मा मंदिर बनाया गया किसके द्वारा? आपके विनयादित्य के द्वारा, ठीक है, विनयादित्य के द्वारा। हुच्चीमल्ल जो मंदिर है वो आपका बनाया गया है विजयादित्य के द्वारा, विजयादित्य। लोक महादेवी का मंदिर बच्चों आपका फेमस है, विरूपाक्ष का। विरूपाक्ष मंदिर जो है ये आपके लोक महादेवी का है। और मल्लिकार्जुन मंदिर जो है ये त्रैलोक्य महादेवी का है। महादेवी नहीं, त्रैलोक्य महादेवी करके है, ठीक है, त्रैलोक्य महादेवी। तो आपका बी आंसर यहां पे राइट होगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीय नाटक में एक नई युक्ति, नाटक में नाटक, जिसे गर्भ नाटक कहते हैं, प्रारंभ किया? हर्ष ने, बाण ने, मयूर ने, दिवाकर ने। किसने शुरू किया था इसे? किसने बच्चों इसे स्टार्ट किया? यानी नाटक में नाटक। एक जैसे आप पढ़ते हैं ना कि महाकाव्य में काव्य, तो महाकाव्य में काव्य को क्या कहते हैं? खंड काव्य। महाकाव्य में काव्य मतलब खंड काव्य। यानी जब हम किसी महाकाव्य के किसी एक भाग पर कोई लिखते हैं, जैसे आप देखो रामायण क्या महाकाव्य है। अब रामायण में 7 कांड हैं, तो एक कांड पे जब कोई अलग से ग्रंथ लिखोगे तो उसे क्या कहोगे? खंड काव्य कहोगे, ठीक है। तो यहां पे आपको बताना निम्नलिखित में से क्या इसका राइट आंसर होगा। बोलिए, जल्दी करिए। देखो, कहते हैं कि हर्षवर्धन बच्चों पहले व्यक्ति थे। हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका, इसमें जो है उन्होंने क्या किया है, ठीक है, इसमें बच्चों उन्होंने प्रियदर्शिका नाटक को जो है, प्रियदर्शिका में गर्भ नाटक के रूप में एक नई तकनीक का क्या किया है? प्रयोग किया है। गर्भ नाटक जो है उन्होंने सबसे पहली बार प्रियदर्शिका में क्या किया? स्टार्ट किया, ठीक है। इसके अंदर जो है उन्होंने एक अलग काव्य के माने बच्चों उन्होंने पहली बार गर्भ नाटक का प्रयोग इन्होंने यहीं पर किया। इसके बाद जो है आपकी भवभूति ने यही काम किया अपने उत्तर रामचरितम में। भवभूति द्वारा यही गर्भ नाटक प्रयोग किया गया उत्तर रामचरितम नामक ग्रंथ में, उत्तम रामचरितम, ठीक है। और इसी तरह जो है आप देखेंगे कि राजशेखर ने अपने नाटक बाल रामायण में किया। राजशेखर ने अपने नाटक बाल रामायण में किया, ठीक है, बाल रामायण में। तो ये जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर क्या है? भवभूति, सॉरी हर्ष की प्रियदर्शिका। तो ये आपका आज का बच्चों प्रैक्टिस सेशन था, ठीक है। अभी भी मैं आपको एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दूं कि आप में से जो भी बालक, जो भी बच्चे बैच को लेना चाह रहे हैं वो बैच ले सकते हैं। आपकी जो बैचेज हैं वो चल रही हैं। आपकी उत्तर प्रदेश की जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज GIC, PGT, TGT के लिए
आप हमारी बैच ले सकते हैं। ये बैच आपकी 4000 में है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक आप अपलोड कर सकते हैं, और हरियाणा प्रोफेसर की बैच भी आप परचेज कर सकते हैं। ये बैच भी आपकी 6000 की है, इसका प्री कंप्लीट है, मेंस आपका इसका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सभी को हमारी तरफ से, धन्यवाद।